This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर्स का क्रिटिकल थिंकिंग में स्टडी किया, टेबल ऑफ कंटेंट को हम लोगों ने देखा, डायलॉग किस तरह राइट करते हैं उस चीज़ को हमने जो है वो क्लियरली देखा। इसके अलावा ग्लॉसरी और लर्निंग द साउंड्स में हम लोगों ने ड, ट और आई डी साउंड्स को जो है वो डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैप रीडिंग, यानी कि मैप हम लोग जो है वो किस तरह रीड करते हैं। टेक्स्ट बुक पे अगर देखें तो पेज नंबर हमारे पास 90 है, जिसमें मैप रीडिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। पेट्रियोटिज़म चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडिंग डिटेल अबाउट द मैप रीडिंग, firstly we must know the concept of map reading. We must clearly know about the definition of map reading. Map reading involves interpreting the information presented on a map, including symbols, scale, references, to understand the relationship of geographical features and planned routes. यानी कि मैप रीडिंग में हम लोग जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, यानी इस चीज़ को जानते हैं कि जो इस पर स्केल्स दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं या रेफरेंसेस दिए गए हैं, उनका जो है वो आपस में क्या रिलेशनशिप है और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स एसेंशियल फॉर नेविगेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द लोकेशन। यानी मैप को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ की नेविगेशन के बारे में जानना, उसकी लोकेशन के बारे में जानना कि किस जगह मौजूद है। ये सारे सिंबल्स और स्केल्स हमारी मदद करते हैं इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। अब कुछ हमारे पास की एलिमेंट्स मैप रीडिंग के होते हैं, जिस तरह के मैप ओरिएंटेशन, इंटरप्रेटिंग सिंबल्स, स्केल्स, जिनका हम लोगों ने भी डेफिनेशन में स्टडी किया है। अब ये किस तरह हमारी हेल्प करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो हमारे पास आ जाता है, इसमें मैप ओरिएंटेशन है। अलाइनिंग द मैप विद द रियल वर्ल्ड, यूजुअली बाय यूजिंग अ कंपास टू ओरिएंट द मैप टू नॉर्थ। यानी एक कंपास का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम लोग मैप के ऊपर कंपास को रखते हैं और उनकी जो लोकेशन है नॉर्थ की, उसको फाइंड आउट करते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास जो है वो कंपास सेट करने का या फिर मैप ओरिएंटेशन का कह लें कि फ़र्स्ट रूल है। सेकंड जो पॉइंट कह लें हमारे पास आता है इंटरप्रेटिंग सिंबल्स, यानी जितनी भी अलामतें हैं उनको समझना। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट सिंबल्स यूज ऑन द मैप टू प्रेजेंट फीचर लाइक रोड, रिवर, बिल्डिंग एट्सेट्रा। यानी कि हमें डिफरेंट तरह के जो सिंबल्स दिए गए हैं मैप के ऊपर, वो किस किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सड़कों को, दरियाओं को और इमारतों को, या फिर कहीं पे वेजिटेशन है तो उस चीज़ को शो कर रहे हैं। तो इंटरप्रेटिंग द सिंबल्स में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट तरह के सिंबल्स हमारे पास मौजूद हैं वो आखिर किस किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं कि उसमें और कौन सी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। स्केल में हमारे पास आ जाता है डिटरमिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मीनिंग स्केल जो है वो हमारे पास किस लिए यूज़ होता है कि डिस्टेंस जो है वो किस चीज़ का फासला कहाँ तक कितना है उसके बारे में मालूम करना, यानी ज़मीन पर जो चीज़ें मौजूद हैं एक्चुअल डिस्टेंस उसको तयन करना। दिस इज़ क्रूशल फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड प्लानिंग रूट। यानी ये बहुत ज़रूरी है कि जितना भी फासला है उसको मापने के लिए। इस तरह मज़ीद इसमें हम लोग पॉइंट्स को जो है वो स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक कंपास होती है। कंपास हम लोग डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब मैप रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए, रेगुलरली प्रैक्टिस यूजिंग ए मैप ऑन डिफरेंट एनवायरनमेंट।
यानी कि मैप रीडिंग हमें किस तरह आ सकती है प्रैक्टिस करने से। आप डिफरेंट जगह पे मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में जाकर मैप को स्टडी करना सीखें। familiarize yourself with symbol, यानी become familiar with the common symbol and use on map। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हमें जितने भी सिंबल्स हैं उनसे हमारा फेमिलियर होना ज़रूरी है। हमें पता हो कि जिस तरह ग्रीन कलर में ट्रीज़ दिखाए गए हैं किसी चीज़ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो जंगलात को शो कर रहे हैं, जंगलात को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी तरह अगर कहीं स्काई ब्लू कलर में हमें लाइंस दिखाई गई हैं तो वो वाटर को शो कर रही हैं, रिवर्स वगैरह को शो कर रही हैं। इस तरह मज़ीद हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं उसके बाद है यूज़ अ कंपस। प्रैक्टिस यूजिंग अ कंपस टू ओरिएंट योर मैप एंड डिटरमिन डायरेक्शन, यानी बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम में आप कंपस जो है उसको यूज़ करना नहीं सीख सकते। इसके लिए भी बाकायदा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि डायरेक्शन जो है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इनकी जो है वो क्लियरली आप मैप पर जो है वो दिखा सकें। देन स्टार्ट सिंपल, बिगिन विद मैप ऑफ फेमिलियर एरिया बिफोर मूविंग ऑन द मोर कम्प्लेक्स मैप, यानी पहले आप जिस एरिया को जानते हैं उसके बारे में मैप स्टडी करना सीखें, इससे पहले कि आप किसी कम्प्लेक्स चीज़ को स्टडी करें या किसी कम्प्लेक्स जगह पर मैप को जो है वो स्टडी करना सीखें। अब मैप रीडिंग में टेक योर टाइम अगेन कि मैप रीडिंग कैन टेक प्रैक्टिस, डोंट रश द प्रोसेस एंड बी पेशेंस विद योर सेल्फ, यानी मैप रीडिंग जो है उसमें टाइम लगता है तो बहुत जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं। मैप को अच्छे तरीके से क्लियरली रिलैक्स होकर उसको अच्छे तरीके से समझें ताकि लोकेशंस आपको फाइंड आउट करना आसान हो जाए। अगर हम लोग पीटीबी की बात करें पेज नंबर 90 पे हमें एक डेफिनेशन दी गई है द लेजेंड ऑफ मैप, यानी रीड द गिवन मैप एंड इट्स की टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने मैप को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, बाद में एंड पे हमें 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम लोगों ने आंसर करना है। अब लेजेंड ऑफ मैप एक्सप्लेन द सिंबल एंड टेल व्हाट ईच सिंबल स्टैंड फॉर, यानी लेजेंड ऑफ मैप हमें क्या बताते हैं, सिंबल्स के बारे में बताते हैं कि हर सिंबल जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री शो फॉरेस्ट, ब्लू कलर इज़ फॉर सी एंड रिवर etc, यानी इस पे जो सिंबल्स दिखाए गए हैं वो ट्रीज़ हैं या फिर हमें सी कलर दिखाया गया है तो वो किस किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। अगर हम लोग मैप लेजेंड को डिफ़ाइन करें तो इस तरह कर सकते हैं, मैप लेजेंड इट कैन आल्सो अ मैप की, यानी मैप की भी हो सकती है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंबल, कलर एंड अदर विजुअल क्यूज यूज ऑन अ मैप टू रिप्रेजेंट जियोग्राफिक डाटा, यानी मैप लेजेंड अगर आपको वर्ड जो है वो कंफ्यूज करता है तो आप इसकी जगह वर्ड मैप की यूज़ कर सकते हैं जो कि सिंबल्स को, कलर को या और कोई विजुअल क्यूज़ हैं, कोई और अलामतें या इशारे दिए गए हैं तो हमें उसके बारे में बताता है। यानी ज़मीन पर मौजूद जो चीज़ें हैं जिस तरह लैंड है, वाटर है, इन सब के बारे में। इट इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट, यानी ये बहुत ज़रूरी जो है वो जुज़ है। इसके अलावा हमें एक और पॉइंट जो दिया गया है बुक में वो है कार्डिनल डायरेक्शंस का, यानी कार्डिनल डायरेक्शन हमारे पास 4 सिमतें होती हैं एट द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ कंपस, यानी कार्डिनल डायरेक्शन कंपस के ऊपर हमारे पास 4 बुनियादी नुकात होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, विच आर ऑल्सो रिप्रजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर N, S, E एंड W। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इनको इनके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है कंपस के ऊपर ड्यू टू स्पेस लिमिटेशंस। कंपस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मैप रीडिंग के लिए, इससे हमें क्लियरली जो है लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है। जी, तो ये 2 मेन चीज़ें थी लेजेंड और कार्डिनल डायरेक्शंस मैप रीडिंग के लिए जो हमें मेनली डिस्कस करना ज़रूरी था। अब हम लोग मैप देखते हैं कि मैप को किस तरह स्टडी करना है। होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो बता दिया है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अकॉर्डिंग टू बुक अ मैप ऑफ हिल स्टेशन हमें दिखाया गया, इन हिल स्टेशन का हमें एक मैप बताया गया है जिसमें हमारे पास
टाइटल्स दिए गए हैं, सिंबल हैं, डायरेक्शंस हैं और की लेजेंड हैं, यानी मैप कीज़। मैप कीज़ में हमारे पास अगर हम लोग स्टडी करें तो जो डॉटेड लाइन आपको मैप पे शो हो रही है बुक पे, इसमें हमारे पास डॉटेड लाइन रोड को शो कर रही है। जो इसमें ट्रीज़ वगैरह दिखाए गए हैं, ट्रीज़ मैप के ऊपर, ये फॉरेस्ट को शो करें, यानी जंगलात को। इसके अलावा अगर एक आपको मैप के बिल्कुल सामने वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे नज़र आ रही है लाइन, वो रेल रोड को शो कर रही है। इसके अलावा रोड के साथ साथ जहाँ हमें ब्रैकेट टाइप के साइंस नज़र आ रहे हैं, ये ब्रिजेज़ हैं, यानी ये पुल शो कर रहे हैं। मज़ीद अगर हम लोग देखें तो ब्राउन कलर के हमें जहाँ भी नज़र आ रहे हैं निशान, ये हमारे पास माउंटेन्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हमें ट्रायंगल शेप से दिखाए गए हैं, थोड़े कोन टाइप। ये माउंटेन्स को शो कर रहे हैं। और अगर स्काई ब्लू कलर की बात की जाए मैप की में, तो ये रिवर को शो कर रहा है, यानी दरिया कहाँ कहाँ से गुज़र रहा है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है। ये हमें एक मैप हिल स्टेशन का दिखाया गया है, जिसमें हमने 5-6 चीज़ें जो हैं वो स्टडी की हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो किस चीज़ को शो कर रही है। इसके अलावा मैप के ऊपर आपको एक कंपास नज़र आ रही होगी जिसमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट बताया गया है। नॉर्थ साउथ पे बिल्कुल जो है वो मैप के एंड पे हमें रेल रोड दिखाया गया है। साउथ वाली साइड की बात करें तो यहाँ रोड्स के साथ साथ जंगलात दिखाए गए हैं। ईस्ट की बात करें तो हमें अगेन यहाँ जंगलात के बाद रोड और अगेन जंगलात जो हैं वो दोबारा से दिखाए गए हैं। और अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ हमें खाली रोड्स दिखाए गए हैं। रिवर की लोकेशन जो है वो भी हमें नॉर्थ साउथ पे जो है वो नॉर्थ साइड पे शो हो रही है। हमें कैसे पता चला कि रिवर जो है वो नॉर्थ साइड पे? कंपास की मदद से। कंपास जो है वो हमें लोकेशन जो शो कर रही है वो नॉर्थ साइड पे शो कर रही है। जी तो डियर स्टूडेंट एंड टीचर्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, रीड द गिवन मैप एंड इट्स की टू आंसर द क्वेश्चन। ये मैप रीडिंग हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब मज़ीद हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हम लोग जज कर सकते हैं कि हमें मैप की समझ आ गई है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लुक एट द कंपास एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। पहाड़ों की क्या सिमत है जंगलात की तरफ से, वो बताएं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वेस्ट, यानी मगरिब की तरफ हमारे पास जो है वो माउंटेन की डायरेक्शन बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी जो दरिया हैं उसकी क्या सिमत है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा नॉर्थ, यानी शुमाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो है, राइट द डायरेक्शन ऑफ द रेल रोड फ्रॉम द रिवर, यानी हम लोगों ने दरिया से रेल रोड की क्या सिमत है वो बतानी है। तो अगेन इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा नॉर्थ साइड पे जो है वो रेल रोड वाक़ है रिवर के। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने मैप रीडिंग जो है वो स्टडी करना सीखा है कि मैप को किस तरह स्टडी किया जाता है, और उसको स्टडी करके हम लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि MCQs बेस है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब MCQ, बिफोर वी गोइंग टू स्टडी MCQs, हमें MCQ का पता होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग किसे कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, जिसमें से एक राइट ऑप्शन हम लोगों ने स्टडी करना होता है, उसको टिक करना होता है। अब इसके लिए भी 2-3 बातें हम लोग पहले ज़हन नशीन कर लें ताकि हम लोग फर्दर इनको MCQs को स्टडी करने में हमें आसानी हो। अगर हम लोग MCQ की डेफिनेशन देखें तो MCQ स्टैंड्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अ कॉमन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेयर रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, यानी हमें लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दी गई होती है। ऑलमोस्ट 4 हमें ऑप्शंस दिए गए होते हैं जिसमें से हम लोगों ने राइट आंसर को सेलेक्ट करना होता है।
अब इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है? दे आर वाइडली यूज इन एजुकेशनल, टेस्टिंग, मार्केट रिसर्च एंड इलेक्शंस। की एस्पेक्ट एमसीक्यूज़ के जो हैं वो हमारे पास क्या आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है, या फिर इसका एजुकेशनल यूज़ क्या है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की बात करें तो एमसीक्यूज़ आर डिज़ाइन टू असेस नॉलेज, यानी किसी भी स्टूडेंट का जो है नॉलेज असेस करने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए जो है एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होना चाहिए? दे कंसिस्ट ऑफ स्टेम मीन क्वेश्चन जो दिया गया है, एंड मल्टीपल आंसर चॉइस। अब जो मल्टीपल आंसर चॉइस हैं वो डिस्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं, उनमें करेक्ट आंसर होता है। डिस्ट्रैक्टर मीन कि हमें 2-3 ऑप्शन हमने अक्सर देखा है, 2 ऑप्शंस हमें जो हैं वो एक जैसे लग रहे होते हैं, मीन्स दे आर डिस्ट्रैक्टर। तो हम लोगों ने क्लियरली राइट ऑप्शन को जो है वो चूज़ करना होता है। इसके अलावा एजुकेशनल यूज़ इसका क्या है? एमसीक्यू आर फ्रिक्वेंटली यूज इन एजुकेशनल सेटिंग टू टेस्ट स्टूडेंट कम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज रिटेंशन, यानी किसी भी स्टूडेंट की कम्प्रीहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए हम लोग एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग 4 ऑप्शन जो हैं उनको अच्छे से जो है स्टडी करें। इसके अलावा हमारा किसी भी टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टर्निंग टुवर्ड द बुक। अब हम लोग बुक से देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। डैश कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कौन सी चीज़ है जो लोगों को अजीम और मजबूत नहीं बनाती। ये पॉइंट से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, मनी, गोल्ड, डायमंड और सिल्वर। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पोइम में स्टडी किया था, गोल्ड कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, तो राइट ऑप्शन हमारे पास है गोल्ड। सेकंड एमसीक्यू की बात करें तो हमारे पास दिया गया है, मैन वर्क वाइल अदर्स स्लीप, डल, कोवर्ड, ब्रेव एंड वीक, यानी कौन से लोग हैं जो मेहनत करते हैं जब दूसरे सो रहे होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन है, ब्रेव, यानी बहादुर लोग काम करते हैं जबकि दूसरे सो रहे होते हैं। थर्ड एमसीक्यू की बात की जाए तो हमारे पास है, द मैन हु डेयर वाइल अदर, यानी कि कौन से लोग हैं जो जुर्रत करते हैं जबकि बाकी कुक, स्माइल, फ्लाई और क्राई वाइल अदर्स फ्लाई। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा फ्लाई, द मैन हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, यानी कि वो लोग जो जुर्रत करते हैं जब दूसरे भाग जाते हैं। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास दिया गया है, ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू द, 4 ऑप्शन है आगे में हमारे पास, पार्क, क्लाउड्स, स्काई और रेनबो, यानी जो अजीम आदमी हैं वो नेशन को कहाँ तक लेकर जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है स्काई, यानी अजीम लोग जो हैं वो अपनी कौम को आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 5, ओनली डैश कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, यानी कौन सी चीज़ है जो कौम को मजबूत बना सकती है। माउंटेन, एनिमल्स, मैन और हिल्स। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, मैन। ओनली मैन कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, सिर्फ आदमी हैं जो कि कौम को मजबूत बना सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एनालिटिकल रीडिंग हमारे पास दी गई है, यानी तज्जिया करना। एनालाइज मीन होता है किसी भी चीज़ का तज्जिया करना। तो रीड द बायोग्राफी ऑफ कायद आज़म एंड लिस्ट डाउन हिज 5 क्वालिटीज़ इन योर नोटबुक, यानी कायद आज़म की बायोग्राफी को हम लोगों ने स्टडी करना है और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नोटबुक में लिखनी है। इसको देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 क्वालिटीज़ हम लोग स्टडी करने लगे हैं। कायद आज़म वाज ए हार्ड वर्किंग मैन, यानी कायद आज़म एक मेहनती इंसान थे, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी। सेकंड, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार इंसान थे। ही वाज स्टेडफास्ट मैन, यानी वो साबित कदम रहने वाले थे, वो कभी भी मुश्किलात से घबरा कर पीछे नहीं हटते थे, साबित कदम इंसान थे और ईमानदार थे। ही वाज ए लॉयल मैन, यानी वो वफादार थे अपने मुल्क से।
किसी भी मुश्किल को देखकर वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने वतन से वफादारी निभाई और हमारे लिए एक अलग स्टेट, एक अलग रियासत कायम की। ही हैड लव फॉर ह्यूमैनिटी, यानी उन्हें इंसानियत से मोहब्बत थी या इंसानियत के लिए उनका प्यार था। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, रीड द बायोग्राफी ऑफ कायद-ए-आज़म वाला। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसके अलावा मज़ीद आप लोग स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ दे सकते हैं कि कायद-ए-आज़म की जो क्वालिटीज़ हैं उनको मज़ीद 5 आप लोग करवा दें। 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद से लिख के लाएँ या उनको एक्टिविटी के तौर पर काम दिया जा सकता है, या फिर कोई चार्ट बेस्ड एक्टिविटी दे दी जा सकती है कि कायद-ए-आज़म की जो तस्वीर है उसको ड्रॉ करके साथ उनके 5 जो खुसूसियात हैं उनको लिखा जाए इंग्लिश और उर्दू में। बेसिकली हम लोग इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि इंग्लिश में जो है उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई जाएँ ताकि उनकी जो लर्निंग है वो भी इम्प्रूव हो। देन सी वाला पार्ट हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज फोकस, यानी वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड विद देयर मीनिंग, यानी हमें कुछ यहाँ चैप्टर की वोकेबलरी दी गई है जिनको हम लोगों ने उनके मीनिंग्स के साथ स्टडी करना है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 91 पे वोकेबलरी दी गई है पीटीपी के। ऑनर मीन इज़्ज़त, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबडी, यानी अजीम इज़्ज़त या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी के लिए भी। सफ़र मीन बर्दाश्त करना, टू बी बैडली अफेक्टेड बाय डिज़ीज़, यानी आप किसी बहुत बुरी डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं और उसमें सारी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना। यहाँ वैसे डिज़ीज़ का कहा गया है लेकिन सफ़र मीन किसी भी कंडीशन से गुज़रना हो सकता है, किसी भी बुरी कंडीशन से गुज़रना जिसमें आपको चीज़ों को तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़े। डेयर मीन जुर्रत करना, हौसला या हिम्मत करना। टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, यानी इतने बहादुर होना कि आप कुछ कर सकें। देन 4th वर्ड हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन ताकत। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव, यानी बहादुर की खसूसियत होना, बहादुर होना। देन 5th वर्ड हमारे पास आ जाता है नेशन, कौम। पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी किसी भी मुल्क के लोग। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास वोकेबलरी थी जिसका हम लोगों ने स्टडी किया। लैंग्वेज फोकस का हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग अ पोइम, यानी कोई भी पोइम लिखने के लिए अब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। क्वेश्चन देखें, टू राइट अ पोइम ऑन द टॉपिक माई कंट्री विद द हेल्प ऑफ गिवन ड्रीमिंग वर्ड्स। यहाँ हमें कुछ ड्रीमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिस तरह हम लोगों ने पोइम में भी स्टडी किए थे, जैसे कि मेक, सेक, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग। तो इसी तरह के कुछ वर्ड्स हमें यहाँ दिए गए हैं जिनको चूज़ करते हुए हम लोगों ने एक पोइम लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें दिए गए लैंड, स्टैंड, ड्रीम, स्ट्रीम, डे एंड वे। तो डियर स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को हम लोगों ने चूज़ करते हुए एक पोइम लिखनी है माई कंट्री पे, माई कंट्री टॉपिक पे। जी तो हम लोग पोइम स्टडी करेंगे। माई कंट्री, आई लुक एट माई लैंड, मैं अपनी सरजमीन की तरफ देखता हूँ। अब इसमें रिमिंग वर्ड साथ साथ आते जाएंगे, लैंड, स्टैंड, etc. आई लुक एट माई लैंड वेयर एवरी वन इज़ यूनाइट एंड स्टैंड। अब इसमें लैंड और स्टैंड हमारे पास रिमिंग वर्ड आ गए। मैं अपनी सरजमीन की तरफ देखता हूँ जहाँ हर कोई मुत्तहद है और साथ खड़ा है। अ काइड्स एफर्ट, अ पोइट्स ड्रीम, यानी एक कायद की कोशिशें और एक शायर का ख्वाब। यहाँ शायर से मुराद अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। इन कायद-ए-आज़म ने जितनी एफ़र्ट्स की और अल्लामा इकबाल का ख्वाब जो था। नॉन विल बेयर द पैशन ऑफ स्ट्रीम, यानी कोई इस जज्बात के बहाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन से जज्बात के बहाव को, कि जो कायद-ए-आज़म की एफ़र्ट्स थी और पोइट का ड्रीम था। हु नाउ दैट द डे 14 अगस्त टेल्स इन अ डिफरेंट वे। अब डे और वे इसमें हमारे पास रिमिंग वर्ड आ गए हैं। हु नाउ दैट द डे, कौन जानता था कि वो दिन। 14 अगस्त टेल इन अ डिफरेंट वे, 14 अगस्त हमें एक मुख्तलिफ वे में, मुख्तलिफ तरीके में दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन वर्ड्स को लेके हम लोगों ने एक पोइम जो है वो इजी सी लिखी है जो कि
इजीली आप लोगों को याद भी हो जाएगी और आप लोग इसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट इसमें वर्डिंग यूज़ नहीं की गई ताकि आप लोगों को आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है एंट्री वर्ड, यानी एंट्री वर्ड क्या होता है। एंट्री वर्ड के हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। एन एंट्री वर्ड इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ड इन अ डिक्शनरी अंडर विच इट्स मीनिंग, स्पेलिंग etc आर ग्रुप्ड। यानी एंट्री वर्ड हमारे पास एक इस तरह की फॉर्म ऑफ वर्ड है जिसमें इसके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स दिए गए होते हैं। एंट्री वर्ड की डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह भी हो सकती है। द मेन वर्ड और फ्रेज इन अ डिक्शनरी, यानी एक बुनियादी लफ्ज़ या फ्रेज जो है डिक्शनरी में दिया गया, दैट इज़ डिफाइंड एंड इट्स यूजुअली लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। दूसरी बात ये कि हमें इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया होगा। It's the word you would look up to find its meaning, usage and other information or like pronunciation and spelling etc. यानी हमें इसमें इसके वर्ड्स देखने को मिलेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसको प्रोनाउंस वर्ड्स को किस तरह करना है, ये सब कुछ हम लोग एंट्री वर्ड में डिस्कस करेंगे। यहाँ इससे रिलेटेड हमें कुछ की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिक्शनरी फोकसेस में हमारे पास द एंट्री वर्ड इज़ अ कोर ऑफ डिक्शनरी एंट्री with the all related information grouped around it। यानी एंट्री वर्ड जो हैं उससे हमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको जो ग्रुप किया गया होता है, इस तरह की डेफिनेशंस, उसकी एग्जांपल्स हम लोग इसमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देन सेकंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि उसको अरेंज किस तरह करना है, तो उनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। एंट्री वर्ड्स अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, यानी उनको अरेंज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद गाइड वर्ड्स, मैनी डिक्शनरीज आल्सो यूज़ गाइड वर्ड्स एट द टॉप ऑफ द पेज टू हेल्प यू क्विकली फाइंड एंट्री यू लुकिंग फॉर। यानी गाइड वर्ड्स के तौर पे भी कुछ बुक्स ने इसको दिया गया होता था, आप लोग ईज़िली हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकें। देन कुछ बुक्स में इसको हाईलाइट किया गया होता है एंट्री वर्ड्स को, ताकि हम लोगों को इसे फाइंड आउट करने में मुश्किल जो है वह ना हो। एंट्री वर्ड्स को हम लोग सम टाइम मेन एंट्री वर्ड या फिर साइटेशन फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं। तो एंट्री वर्ड्स हमारे पास ये जो टॉपिक है इसमें हमें दिखाया गया है कि लुक एट द गिवन पेज ऑफ द डिक्शनरी and notice the use of alphabetical arrangement of the words. Also notice the use of entry word. इसमें हमें एंट्री वर्ड्स को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया, जिस तरह के पार्ट ऑफ स्पीच बताए गए, इसमें सिलेबल्स बताए गए हैं। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन उसकी किस तरह करनी, जैसे 3 वर्ड्स इसमें हमें दिए गए हैं पीटीबी के पेज नंबर 92 पे, सेक, स्लीप और स्टैंड। अब इनके मेनली जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो तीनों का एस है, तो हम लोग सेकंड वर्ड्स देख लेंगे, उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। जैसे कि सेक में पहले ए, स्लीप में एल एंड देन स्टैंड में टी, तो ए एल टी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए गए हैं। अब सेक हमारे पास नाउन है। नाउन एज यू नो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को हम लोग कहते हैं, तो इसको प्रोनाउंस हम लोग कैसे करेंगे, सेक, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, इन ऑर्डर टू हेल्प समवन। इसका मीनिंग क्या आ जाता है कि इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू हेल्प समवन, किसी की भी मदद करने के लिए। देन सेकंड वर्ड हमारे पास आ जाता है स्लीप। स्लीप हमारे पास एक वर्ब है, तो हम लोग इसको स्लीप प्रोनाउंस करेंगे, तो मीनिंग इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोनाउंस हम लोग इसको स्लीप करेंगे, टू रेस्ट विद योर आइज़ क्लोज एंड योर माइंड एंड बॉडी नॉट एक्टिव। यानी इस तरह की कंडीशन जिसमें आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपकी आइज़ क्लोज होती है, बॉडी जो है वो इनएक्टिव हो जाती है, यानी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती, कोई भी काम करने की हालत में नहीं होती, तो इस कंडीशन को हम लोग स्लीप कहते हैं। ये इसका मीनिंग हमें क्लियरली डिफाइन किया गया है। थर्ड वर्ड हमारे पास दिया गया है स्टैंड। स्टैंड भी हमारे पास एक वर्ब है, यहाँ से हम लोग इसको स्टैंड करेंगे। मीनिंग अगर हम लोग देखें तो टू बी इन योर फीट, टू बी इन अ वर्टिकल पोजीशन, यानी अपने पाँव पे खड़ा होना, वर्टिकल पोजीशन में अपने पाँव पर खड़े होने को हम लोग स्टैंड होना कहते हैं, खड़े होना जी। तो ये हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट इनकी देखी, पार्ट ऑफ स्पीच, सिलेबल्स इनमें किस तरह यूज़ हुए हैं और प्रोनाउंसिएशंस देखी जी। तो इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें स्टडी की हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, सिलेबल्स और प्रोनाउंसिएशन। पार्ट ऑफ सबसे पहले सिलेबल्स देखे हम लोगों ने कि सेक जो है वो एक सिलेबल वर्ड है, सेक। देन स्लीप भी हमारे पास एक सिलेबल वर्ड ही है,
और स्टैंड भी एक सिलेबस वर्ड है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो सीख हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नाउन है, स्लीप हमारे पास वर्ब है और स्टैंड हमारे पास अगेन वर्ब है। प्रोनाउंस की बात करें तो हमारे पास सेक प्रोनाउंस करेंगे, देन एस की साउंड है, देन के, उसके बाद सेक। और स्लीप को हम लोग करें तो एस से इसकी जो साउंड शुरू हो रही है स्लीप। देन स्टैंड को हम लोग स्टैंड प्रोनाउंस करेंगे, स्टैंड। तो ये कई प्रोनाउंस हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास आ जाता है लर्निंग टू स्पेल, यानी हम लोगों ने स्पेलिंग इसमें सीखना है। फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स, यानी हमारे पास कुछ मिसिंग वर्ड्स दिए गए हैं। जिस तरह फर्स्ट वर्ड ऑनर है, इसमें एच मिसिंग है। देन पिलर्स है, इसमें ए मिसिंग है। ब्रेव में वी मिसिंग है। देन फोर्थ वर्ड हमारे पास सफ़र है, तो इसमें यू मिसिंग है। एंड बिल्ड में आई मिसिंग है। तो यहाँ तक हमारा लर्निंग टू स्पेल का जो है क्वेश्चन वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पोर्शन आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, यानी इसमें ज़मीर का मरजाए ताल्लुक। बिफोर वी आर गोइंग टू डिटेल अबाउट द प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट वी मस्ट रीड मी। हम लोग रीड मी को पहले हम लोग स्टडी करेंगे। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर, यानी एक प्रोनाउन जो है उसको एग्री होना चाहिए इसके एंटीसीडेंट के साथ, नंबर्स में भी, तादाद में भी और सिनफ में भी। अ प्लूरल प्रोनाउन रिप्लेस अ प्लूरल नाउन, एक जमा इसम की जगह जमा इसमें ज़मीर आता है। अ सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेसेस अ सिंगुलर नाउन, एक वाहिद इसम की जगह एक वाहिद इसमें ज़मीर आता है। अ मैस्कुलाइन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ मैस्कुलाइन नाउन, एक मुज़क्कर इसम की जगह एक मुज़क्कर इसमें ज़मीर आता है। एंड अ फेमिनाइन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ फेमिनिन प्रोनाउन, और एक मोनस इसम की जगह एक मोनस इसमें ज़मीर आता है। इससे पहले कि हम लोग मज़ीद जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस करें, हम लोग एंटीसीडेंट को अंडरस्टैंड कर लें। द एंटीसीडेंट इज़ द पर्सन और थिंग दैट द प्रोनाउन रेफर बैक टू, यानी एंटीसीडेंट कोई भी पर्सन या चीज़ हो सकती है जो कि प्रोनाउन को ही रेफ़र करता है, प्रोनाउन को ही शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस डेविड केम बाय ही वॉज लुकिंग फॉर यू, द पर्सनल प्रोनाउन ही एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट डेविड बिकॉज इट इज़ सिंगुलर डेविड इज़ वन पर्सन। तो ये हमारे पास एंटीसीडेंट की डेफिनेशन आ जाती है, यानी वो जो प्रोनाउन को ही रेफ़र करे उसको हम लोग एंटीसीडेंट करते हैं। वो कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग हो सकती है। तो अब आप लोगों को एग्जांपल्स को समझने में जो है वो आसानी हो जाएगी। अब एक इसका रूल भी हमारे पास है कि अ सिंगुलर प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस अ प्लूरल प्रोनाउन। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास जो है वो प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर ही नाउन को रिप्लेस करेगा, और अगर प्लूरल प्रोनाउन होगा तो प्लूरल नाउन को रिप्लेस करेगा, यानी उसकी जगह आएगा। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान, यानी बॉट मीन ख़रीदना। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोनाउन सिंगुलर दिया गया है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आगे हम लोगों ने जो है वो प्रोनाउन सिंगुलर ही यूज़ करना है। इट इज़, अब यहाँ हम लोग दे या वी यूज़ नहीं कर रहे, बुक है तो उसके लिए हम लोग इट यूज़ करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखें तो उसमें हमारे पास जो है वो बताया गया है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव। अब सोल्जर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो हम लोग इसके लिए इट या ही शी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम लोग दे का वर्ड यूज़ करेंगे। पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव, यानी पाकिस्तानी सिपाही जो हैं वो बहादुर हैं। दे प्रोटेक्ट अस, यानी वो हमारी हिफाजत करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने वो सोल्जर ज़्यादा थे इसलिए दे का वर्ड यूज़ किया है। इसमें प्रोनाउन हमारे पास दे यूज़ होगा। थर्ड एग्जांपल है अहमद इज़ माय नेबर, यानी अहमद मेरा हमसाया है। अब यहाँ पे सिंगुलर दिया गया है, अहमद सिंगुलर है। ही इज़ अ गुड मैन, तो हम लोग प्रोनाउन इसमें सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। ही प्रोनाउन जो यूज़ किया गया वो सिंगुलर है। ही इज़ अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। ये हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेसेस सिंगुलर नाउन, यानी प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर नाउन को ही रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास है माय मदर इज़ वेरी केयरिंग, यानी मेरी वालदा जो हैं बहुत ख्याल रखने वाली हैं।
अब यहाँ मदर है तो उसके लिए हम लोग शी यूज़ करेंगे। प्रोनाउन हमारे पास सिंगुलर ही आएगा, मदर क्योंकि सिंगुलर की बात की जा रही है। शी लव्स अस, तो प्रोनाउन हम लोगों ने यहाँ पे शी यूज़ किया। शी लव्स अस, वो हमसे मोहब्बत करती हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पेज नंबर 92 पे ग्रामर प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट जो है उसका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। इस पेज में जैसे कि हम लोगों ने एंट्री वर्ड का कॉन्सेप्ट स्टडी किया, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच हम लोगों ने सिलेबल्स, प्रोनाउंसिएशन, यानी उनको प्रोनाउंस किस तरह करना है ये स्टडी किया। पोएम लिखना हम लोगों ने सीखा कि किस तरह हम लोग राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करके इजी और आसान तरीके से जो है पोएम लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट हम लोगों ने क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड किया उसको विद एग्जांपल्स। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट करेंगे।